नमस्कार दोस्तों। अपने दुश्मनों को कैसे ढेर किया जाता है, कोई मोदी जी से सीखे। भाई दुनिया को लीड करना शुरू कर दिया। अब चाइना की वाट लगने वाली है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोदी जी ने ठान लिया है कि जिस तरह से पाकिस्तान को भिखारी बनाया है वैसे ही चाइना को भी भिखारी बनाना है। अब कई बुद्धिजीवी आएंगे, उन्होंने बोलना शुरू कर देना है कि भाई चाइना तो हमसे 10-20 साल आगे है, 30 साल आगे है, हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। भाई मुकाबला नहीं कर सकते, शुरुआत तो कहीं तक करनी पड़ेगी। ये तो वही वाला हाल हो गया कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला कि बॉर्डर के ऊपर सड़कें बनाने की जरूरत क्या है अपनी आर्मी के लिए, क्योंकि हम सड़कें बनाएंगे, यूज चाइना कर लेगा। लेकिन मोदी जी हैं, उन्होंने वो सारे काम करे जो चाइना की वाट लगा के रखेंगे। अभी हुआ क्या है, मोदी जी ने 169 केसेस कर दिए हैं चाइना के ऊपर। और हमने जब ये सारे केस करे चाइना के ऊपर तो 28 कंट्रीज और हैं जिन्होंने चाइना के साथ ट्रेड को बैन करना शुरू कर दिया। हम हमेशा बोलते हैं आप बस एक कदम चलिए, काफिला अपने आप जुड़ता रहता है। वही काम मोदी जी ने करके दिखाया। अब मोदी जी की जो ये मूव है कि 170 तक का केसेस कर दिए, 169-70 केसेस चाइना के ऊपर किए हैं एंटी डंपिंग के, यानी कि हमने एक एक करके चाइना की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना शुरू कर दिया। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप आए नहीं है, उनके आने से पहले ही हमने काम कर दिया है चाइना का। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, इसमें हमारी जो इंडस्ट्री है उसको फायदा क्या है, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया में हमें फायदा कैसे मिलेगा, इसके इम्प्लीकेशंस मल्टीपल है। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर संजीव मिड्डा जी के साथ। थोड़ी सी एंड में जो वीडियो की एंडिंग होगी उसमें कुछ प्रोडिक्शन भी करेंगे ऑन चाइना, कि चाइना को जो आज हम नाप रहे हैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी दादागिरी को हम चैलेंज करते जा रहे हैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसका होगा क्या, इसका अंत में जाकर रिजल्ट क्या आएगा और एंड में जीतेगा कौन। अब आप बोलेंगे ये तो मैच ही फिक्स है, भाई जब आप भारतीय हैं आप भारत की तारीफ ही करेंगे। भाई ऐसा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी जो है वो नंबर्स पे चलती है, उनके जो डाटाज होते हैं उनके ऊपर चलती है। ये वैदिक जो अर्थशास्त्र है, जो हमारा वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी है उसके माहिर हैं संजीव जी। आपने कई बार इनकी प्रेडिक्शंस को सुना भी होगा। अगर कोई अभी भी डाउट करता है तो मुझे आपकी बुद्धि पे तरस आता है। संजीव जी सबसे पहले जय सिया राम। जय श्री राम सुमित जी। सर पंगा भी लेना है तो मोदी जी कहते हैं यार छोटे मोटे कंट्री से पंगा क्यों लेना है, सीधा चाइना से पंगा ले लिया। सुमित जी देखिए, इसके इसके पीछे ना एक कोई भी इस टाइप का देश होगा जो दुनिया में उठना चाहता है, अपना अपना एक जगह बनाना चाहता है और पहचाना जाना चाहता है। वहां पे कभी भी इस तरीके की पॉलिसी नहीं आ सकती कि पूरे के पूरे देश की मार्केट आपने उठा के बाहर के देशों को सौंप दी हो, जैसे कि कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान हुई थी कि वहां पे जाके एक सीक्रेट पैक्ट हुआ था गांधी परिवार का, जिसमें सोनिया गांधी राहुल गांधी दोनों इन्वॉल्व थे। और मनमोहन सिंह से बिना पूछे बिना बताए कि हम क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने जाके चाइना की गोद में जाके बैठ गए, तो वहां पे एक सीक्रेट पैक्ट कर दिया था और पूरी इंडियन मार्केट की जो थी वो पूरी उनके हाथ में सौंप दी थी कि हम नहीं बनाएंगे, आपसे इंडिया के लोग आपसे इंपोर्ट करके वो सामान इंडिया में बेच देंगे। उससे क्या हुआ, उससे इंडिया के अंदर सामान होना होना शुरू हो गया, बहुत बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डंप। यहाँ के ट्रेडर्स जाके वहां पे ट्रक कंटेनर्स भर भर के लेके आते थे और इंडियन इंडस्ट्री जो सेम सामान जो बना रही होती थी उससे कम दाम पे वहां से सामान आता था और यहाँ की इंडस्ट्री का भट्टा दिन पे बैठता चला गया। गवर्नमेंट पे कितने लगे, कितने ट्रेड एसोसिएशंस ने या ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके गवर्नमेंट से सलाह करने की कोशिश करी, बात करने की कोशिश करी, कंप्लेंट करने की कोशिश करी, अपने सजेशंस देने की कोशिश करी कि भैया हमें प्रोटेक्ट कीजिए, अदरवाइज हम खत्म हो जाएंगे। मगर गवर्नमेंट ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि मैं उन दिनों में की बात है कि जब जिन दिनों में नए नए ई स्कूटर्स इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुए थे, तो उस वक्त वो टोटली चाइना से इंट्रोड्यूस हो रहे थे। तो जो कंपनीज में ई स्कूटर्स इंपोर्ट कर रही थी सुमित जी, उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि भैया आप चाहते हैं कि हम ई मोबिलिटी को हम सपोर्ट प्रमोट करें, बट उसके लिए आप हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट तो करो ताकि हम इसको यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सके, इसके कॉम्पोनेंट्स यहाँ बना सके, कंपनी स्कूटर्स को यहाँ बना सके,
तो उन्होंने वो काम भी बिल्कुल नहीं करा। इन्होंने कहा चलो ठीक है, आप वो काम नहीं कर सकते, कम से कम इंपोर्ट पे तो टैरिफ लगा दो ताकि हम अपनी हवाई इंडस्ट्री प्रोटेक्ट हो सके, क्योंकि हम प्राइस वाइज कम्पीट नहीं कर पाएंगे। उन्होंने वो काम भी नहीं करा। ये काम कब शुरू हुआ? ये काम शुरू हुआ मोदी जी की गवर्नमेंट के आने के बाद 2014 में। उन्होंने आते ही इस चीज को रियलाइज करा कि जो एक जिस तरीके से काम चल रहा है, इंडिया विल बिकम अ कंट्री ऑफ ट्रेडर्स ओनली, मैन्युफैक्चरिंग यहां से खत्म हो जाएगी। तो और सिर्फ ट्रेडिंग करके हम अपनी लोग अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या को नहीं संभाल सकते। जिससे जिसका माल हम ला रहे हैं उसकी कंट्री के अंदर कुछ भी चेंजेस आ गए, कुछ भी टैरिफ्स लग गए, कुछ भी प्राइस इंक्रीज हो गया, तो हमारी मजबूरी है उस प्राइस पर लाके बेचने का। दैट मीन्स वो टोटली हम उन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, उनकी दादागिरी हमारे पे पूरी चलेगी। तो इन्होंने उसी चीज को सबसे पहले एक माहौल पे स्टडी करने की कोशिश करी, बड़े बड़े इकोनॉमिक्स को से सलाह करी। इन्होंने बोला अल्टीमेटली हमको मैन्युफैक्चरिंग को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, और मैन्युफैक्चरिंग को अडॉप्ट करने के लिए हमें इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। पहले तो एक सोच ही लोगों के दिमाग में डालो, पहले तो इसको प्रोपेगेट करो कि मेक इन इंडिया करो। तो उसके बाद मोदी जी कितने सारे इंटरनेशनल फोरम्स में गए, लोगों कंट्रीज के बड़े बड़े उद्योगपतियों को इन्वाइट करा, उनसे मीटिंग करी कि इंडिया आइए, मेक इन इंडिया कीजिए, इन्वेस्ट इन इंडिया कीजिए। तो एक माहौल पैदा करना शुरू हुआ। तो वो स्टार्टअप के लिए उन्होंने फिर फंडिंग अलॉट करनी शुरू करी, बड़े बड़े इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए फंडिंग दी, कुछ डायरेक्ट फंडिंग दी, कुछ टेक्निकल स्टार्टअप के लिए फंडिंग दी। मतलब कई कई लेवल्स पे उन्होंने शुरुआत करी। ग्रामीण लेवल पर अलग शुरुआत करी, शहरों के लेवल पर अलग शुरुआत करी, महिलाओं के लिए अलग शुरुआत करी, यूथ के लिए अलग शुरुआत करी, टेक्निकल के लिए अलग शुरुआत करी, बहुत लेवल्स पे एक साथ शुरुआत करी। और इसको बल तब मिला जब G20 की यहाँ पे मीटिंग्स हुई। वो G20 का जो साल था उसमें पूरे इंडिया के अंदर कम से कम 500 से ज्यादा मीटिंग अलग अलग शहरों में अलग अलग लेवल पे हुई, जहाँ पे छोटे से छोटा उद्योगपति और बड़े से बड़ा उद्योगपति को इन्वाइट करा गया था कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ जुड़िए। तो एक सुमित जी, आज से 20 साल पहले जब कोई भी बच्चा जब IIT से पढ़ के आता था तो उससे पूछते थे, या इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के आता था कि तुम क्या काम नौकरी करना चाहोगे, तो इंडिया की जो IT कंपनीज होती थी, इंफोसिस हो गई, आपकी विप्रो हो गई, टाटा कंसल्टेंसी, इनके नाम लेता था। आज से 10 साल पहले ये माहौल बना कि उसने इंटरनेशनल कंपनीज का नाम लेने शुरू कर दिया। जी मैं गूगल के लिए काम कर रहा हूँ, मैं फेसबुक के लिए काम कर रहा हूँ, मैं फलानी इंटरनेशनल कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। आज IIT दिल्ली, IIT मुंबई का पढ़ा हुआ बच्चा बोलता है मैं स्टार्टअप खोल रहा हूँ। तो इंडिया के पास आज की डेट में तीसरी कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा संख्या में स्टार्टअप्स हैं, लाखों की तादाद में अब हो गए स्टार्टअप्स। और इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है जब इन्होंने देखा कि हाँ ये चीज इंडिया के अंदर इस चीज की बीज बो दिया गया है। अब जरूरत है कि ये जो भी सामान बनाए, जो भी आविष्कार करें, जो भी इंडस्ट्री खोले, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उसके तहत ही इन्होंने जो एंटी डंपिंग पॉलिसी जो चाइना की थी उसके अगेंस्ट इन्होंने एक्शन लेना शुरू करा। इन्होंने कम से कम 160 जैसे आपने बताया कि भाई ऐसे एंटी डंपिंग मेजर्स निकाले, जहाँ पे उन सामानों को इंडिया के अंदर उन्होंने उनको यहाँ पे मंगवाना मना कर दिया गया, या उसमें बहुत भारी टैरिफ लगा दिए, या उनको इंडिया में बैन कर दिया गया आने के लिए। वो किस लिए करा? वो इसलिए करा कि इंडिया के अंदर वो चीज ऑलरेडी उसके बारे में एक इकोसिस्टम क्रिएट हो गया था, और इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी था। तो उसको देखते हुए ये सारे कदम उठाए गए। और क्या ये कदम पहले नहीं उठाए जा सकते थे? ये कदम पहले उठाए जा सकते थे, जब कांग्रेस गवर्नमेंट का जो 10 साल था उसमें क्यों नहीं उठाए गए? आज शायद इंडिया चाइना से भी आगे निकल गया होता, अगले 20 साल का एक बुल रन इंडिया को मिला होता, एक लगातार रन इंडिया को मिला होता। इंडिया को मिला से 10-12 साल से एक बुल रन देने के 10-12 साल में से पहले 5 साल तो से नींव बिठाने में लग गए। तो एक्चुअल जो रन इंडिया को मिला वर्ल्ड मार्केट में पिछले 5-6 साल का ही मिला, उसमें भी ये इन्होंने इतनी ज्यादा तरक्की करी है, करिश्मा दुनिया को करके दिखा दिया। सर मुझे एक चीज बताइए, पहली बात तो यह कि एंटी डंपिंग का मतलब होता है, जो लोग नहीं जानते, कि जब कोई प्राइस किसी प्रोडक्ट की, जैसे चाइना है, वो रॉ मटेरियल कॉस्ट के ऊपर तो मटेरियल को फिनिश गुड को वो बेच देता है, ताकि आपकी कंट्री में जो इंडस्ट्री है वो बंद हो जाए। और जब आपकी कंट्री में बंद हो जाएगी तो फिर उसी माल को वो हायर रेट पे बेचना शुरू कर देता है। अब आपको मालूम है कि हमारी जो डिपेंडेंसी थी, अभी रिसेंटली जैसे हमने चाइना के ऊपर सैंक्शन किया है, हमने 170 केसेस कर दिए। तो चाइना ने क्या किया कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है,
सेमीकंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इसके जो प्रोडक्ट सारे चाइना से आते थे उसे बैन कर दिया कि आप एक्सपोर्ट भारत में नहीं कर सकते, दुनिया में कहीं भी कर दीजिए, भारत को नहीं देना है, ताकि यहाँ पर जो हम चाहते हैं कि वर्ल्ड के लीडर बने सोलर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सेमीकंडक्टर में, हम ना बन पाए और चाइना की दादागिरी वो चलती रहे। यानी कि जो ये हमने 170 केसेस करे, इससे सर आपको ये नहीं लगता कि हमने कहीं ना कहीं दुनिया को मैसेज दिया है कि अगर भारत चाइना के खिलाफ खड़ा हो सकता है, तुम भी खड़े हो सकते हो, और तुम अगर चाइना के खिलाफ खड़े होगे तो भारत तुम्हारे साथ भी खड़ा होगा। आपको लगता है कि ये चीज पॉसिबल हुई है बिकॉज चाइना, भारत ने एक स्ट्रेंथ दिखाई है मोदी जी ने? सुमित जी, बिना रेजिलियंस दिखाए कोई काम नहीं होता, आपको अपनी ताकत तो दिखानी पड़ती है। और इंडिया कोई छोटा देश नहीं है, इंडिया के पास टेक्निकल ताकत है, इंडिया के लोग पढ़े लिखे हैं और इंग्लिश पढ़े लिखे हैं, वो हर भाषा में वो संवाद कर सकते हैं दुनिया के साथ में, और दुनिया के साथ आंख से आंख मिला के संवाद कर सकते हैं। मैं तो इंडिया के अंदर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ा हूँ, मैं तो इंडस्ट्री के अंदर जाके देखता हूँ और मैं देख के हैरान होता हूँ कि आज का यूथ जो है वो उसकी थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है। वो जानता है कि वो क्या काम करना चाहता है, वो जानता है कि उसको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, वो जानता है कि उसको नए नए प्रोडक्ट्स करना है, आविष्कार करना है, R&D में पैसा इन्वेस्ट करना है। वो जानता है कि वो अगर वो आगे बढ़ेगा तो अपने साथ वो कम से कम 20-25 परिवारों को भी और साथ में लेके जाएगा, 50 परिवारों को, जैसे बिजनेस बढ़ेगा 100 परिवारों को, 200 परिवार को। यूनिकॉर्न्स कैसे बने? यूनिकॉर्न्स में इंडिया में 100 से ऊपर यूनिकॉर्न्स है, हर एक यूनिकॉर्न में हजारों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा फर्क हो गया ना, जो पिछले 10 साल के अंदर इतना बड़ा बदलाव आ गया इंडिया में। अब सुमित जी, चाहे कोई भी कंट्री आज इंडिया पे कोई किसी भी आइटम को बैन कर दे, जैसे चाइना ने कहा कि सेमीकंडक्टर्स इंडिया में नहीं जाएंगे, या इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो कंपोनेंट्स हैं या उनकी जो टेक्नोलॉजी है ये वो किसी भी तरीके से इंडिया में नहीं जाएगी, कोई बात नहीं, बंद कर दे चाइना। मेरा ये दावा है, और मैं ये चीज प्रिडिक्ट भी करना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से, कि आने वाले दिनों में जो मैक्सिमम टेक्निकल एडवांसमेंट होगी, आविष्कार होगी, वो हिंदुस्तान से होगी, इंडिया भारत करेगा दुनिया के लिए। और दुनिया चौंक जाएगी कि हम किस किस टाइप की चीजों को दुनिया के सामने लेके आएंगे अपने आविष्कारों के जरिए। और वो जो है इंडिया ने अपना अपना एक जो स्तर है वो बहुत ऊंचा कर लिया है, और इंडिया एक ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बन के ही उभरेगा। सर आपने बोल दिया हम हब बनेंगे, चाइना के साथ हमने सींग के साथ सींग हमने अड़ा लिए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये जो मोदी जी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, ऐसा लगता है मोदी जी डरते नहीं किसी से? और भाई वहां पर वो WTO में जा सकता है चाइना, वहां पर जाकर बोलेगा कि भैया इनके ऊपर केसेस करो, इन्होंने अनफेयरली मेरे ऊपर सैंक्शन लगा दिए या मेरे ऊपर केसेस करे हैं। मोदी जी को चाइना से डर नहीं लगता क्या? जैसे राहुल गांधी को तो इतना डर लगता है अरुणाचल प्रदेश में जाता नहीं है क्योंकि चाइना ने बोल दिया वो चाइना का पार्ट है। तो मोदी जी कौन सी मिट्टी के बने हैं कि उन्हें ये ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं या जो WTO का को डर नहीं है? सुमित जी, एक चीज और भी होती है कि जो आप जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है ना, चाइना और इंडिया के बीच में बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं है, ठीक है। चाइना अपनी 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 कंट्री के अंदर बहुत सारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को दुनिया भर का सब्सिडी देती है, उसको इंटरनेशनल मार्केट में सपोर्ट देने के लिए, उसको उस माल को इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाने के लिए। तो वो भी तो एक गलत तरीका है ना, वो दुनिया जानती है कि कहाँ का सब्सिडी दे रही है, किस बात की सब्सिडी, यहाँ तक कि कई कई जगह पे फ्री की जमीन दे देती है, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी दे देती है, फ्री की लेबर प्रोवाइड कर देती है, उसका खर्चा अपने सिर पे उठाती है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में सब्सिडी जो दी गई है दुनिया में सस्ते दामों पे अपना माल मुहैया करवाने के लिए, तो ये भी तो एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है। तो अगर चाइना इंडिया के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके या इंटरनेशनल बिजनेस फोरम में जाके, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाके, UN में जाके अगर इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेंट करता है या उसके अगेंस्ट एक्शन लेने की बात करता है, तो इंडिया के वो खुद कैसे बच पाएगा उस चीज से, और किस किस कंट्री से लड़ेगा? अब आने वाले दिनों में तो USA भी उस पर बहुत बड़ा टैरिफ लगाने वाला है। आज ही की बात है, सुबह न्यूज में मैंने सुना कि शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पे बात करी है, हालचाल पूछा उससे कि तुसी ठीक हो, उसने कहा जी ठीक हो, फिर कब आ रहे हो? जल्दी बताता हूँ जी, मैं आता हूँ 20 तारीख को आ जाओ, फिर तैसे बात करता हूँ ढंग से। तो वो उस लेवल की बातचीत हो रही है। मतलब ये पहले कभी देखा जाता था कि चाइना का प्रेसिडेंट किसी की भी US प्रेसिडेंट की शपथ लेने से पहले उसको फोन लगा रहा है? तो दैट मीन्स
डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा दुनिया पे हो रहा है कि वो उसकी जो हीट है, उसका जो असर है, उसका असर जो चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी लीडरशिप पे भी उसका असर हुआ है। तो अब उसको उसके बाद कोई चॉइस नहीं रह जाएगी। इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेंट करेगा, अमेरिका के अगेंस्ट कंप्लेंट करेगा, और 28 देश जिन्होंने और ट्रेड रिलेशन चाइना के साथ रिस्ट्रिक्ट कर दिए, किस किस के कंप्लेंट करेगा, किससे झगड़ा करेगा? उसको मिलकर तो हम ही लोगों के साथ चलना है। हम हमारे साथ ढंग से चलेगा तो हम भी काम करेंगे, नहीं चलेगा तो हम तो अपना काम से चला ही देंगे। फर्क पता क्या सुमित जी, फर्क ये है कि चाइना इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द एक्सपोर्ट मार्केट, वेयर एज इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एक्सपोर्ट मार्केट। इंडिया आज भी अपना मैक्सिमम जो सामान जो प्रोड्यूस करता है वो डोमेस्टिकली उसको कंज्यूम कर रहा है। इंडिया की पॉपुलेशन उसे कंज्यूम कर रही है, वेयर चाइना की पॉपुलेशन उनके इंडिया की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में शायद 50% भी कंज्यूम नहीं करती है। ठीक है ना? तो इंडिया पे रिस्ट्रिक्शन लगा के क्या करेगा? एक्सपोर्ट मार्केट को डिस्टर्ब करेगा या वही डोमेस्टिक मार्केट को डिस्टर्ब करेगा? एक्सपोर्ट मार्केट डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा ना। डोमेस्टिक मार्केट में हमारी कंजम्पशन तो चल ही रही है, तो हमारा पेट तो वहां से भर जाएगा। ये अपना पेट कहां से भरेगा, ये इसको सोचते हैं। सर मुझे लगता है मोदी ने बोला था कि मैं पाकिस्तान को भीख का कटोरा लेकर पूरे दुनिया में चक्कर लगाने के लिए मजबूर करूंगा। उनको कटोरा लेकर मजबूर कर भी दिया, और जो कटोरा बनाता था वो था चाइना। आज मुझे लगता है चाइना को भी उसी कटोरे को इन्हीं के हाथ में पकड़ा दिया कि बेटा अब तुम भी पूरे दुनिया में चक्कर लगाते फिरो। सर ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो मोदी जी ने एक्टिवेट कर दिया, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ऊपर से हमने यूजफुल टूल बना दिया एंटी डंपिंग को। क्या बात है यार, मजा आ गया जब मैं देखता हूं कि भारत अपने बलबूते पे खड़ा हो रहा है। चाइना जैसी कंट्री जो सबको तंग करके रखती है, अनट्रेड प्रैक्टिसेस को यूज करती है, उन्हें भी हमने सबक सिखा दिया। सर अगर ऐसा ही चलता रहा, अब डोनाल्ड ट्रंप भी आने वाले हैं, आपको लगता है कि जो भारत और चाइना के जो रिलेशंस है वो बेटर होने वाले हैं? बिकॉज अमेरिका काम करेगा नहीं और किसी की हैसियत नहीं है, चाइना को भी भारत की मार्केट की जरूरत है। व्हाट डू यू सी द आउटकम ऑफ इंडिया चाइना राइवलरी, और चाइना का पर से क्या हाल होने वाला है अगले 4 साल में? देखिए, चाइना इंडिया के साथ कभी भी बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म नहीं करेगा। वो एक प्रेशर वहां पे बना के रखेगा बॉर्डर के ऊपर। हाँ, फर्क कहाँ पड़ेगा, उसका जो ट्रेड प्रैक्टिसेस जो इंडिया के साथ में है वो इवन लेवल पे आ जाएगी। वो मतलब एक बराबरी की ट्रेड की बात करेगा जहाँ पे उसका भी बेनिफिट हो और हमारा भी बेनिफिट हो। इंडिया चाइना से सामान को इंपोर्ट करने में परहेज नहीं करती है, वो बढ़ चढ़ के करती है। वो कहती है तुम्हें भी अगर इंडिया की मार्केट में एंट्री चाहिए तो भैया आपको हमारी, जिस तरीके से हम लोग तमीज में रहकर हमारी कंट्री में आके ढंग से पेश आते हैं और सब और तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए काम करते हैं, तुम्हें भी वैसे ही इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन को, ट्रेड रेगुलेशंस को मानते हुए अपने अपने को यहाँ पे अगर इस मार्केट यूज करना है तो आप कर सकते हो। बाकी देश भी यूज कर रहे हैं, तुम भी करो यूज, मगर उसके लिए तुम्हें जो बदमाशी वाला माहौल है ना उसको छोड़ के आना पड़ेगा। अपना और इगोइस्टिक वाला जो एक स्टांस है उसको छोड़ के आना पड़ेगा। बराबर में सामने बैठ के एक दूसरे से बातचीत करके एक बेटर ट्रेड रिलेशन को डेवलप करके ही आगे बढ़ सकते हैं। दादागिरी या के माहौल में या फिर वो एक ऐसा माहौल पैदा कर दो कि भाई हम ही सब कुछ आप कुछ नहीं हो, उस माहौल में बिजनेस ढंग से भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि जिस तरह से ठीक चल रहा है, और जो मैं समझ सकता हूँ कि अब चाइना को थोड़ा झुकना पड़ेगा, बराबरी की बात करनी पड़ेगी, और काम करवाना है, भारत की मार्केट चाहिए तो बंदे का पुत्र बनना पड़ेगा। और ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वो जो यूज़ करता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो बंद हो जाए लेकिन चाइना की इंडस्ट्री चलता रहे, वो काम अब नहीं होगा। ये राहुल गांधी की रिमोट कंट्रोल वाली सरकार नहीं है जहां पर सीक्रेटली एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं, भारत को ही बेच दिया जाता है ग्लोबल फोरम्स में जाकर और ग्लोबल कंट्रीज में जाकर। अब जो ये इंटरनेशनल रिलेशंस का जो मोदी जी ने एक नया चैप्टर खोल दिया, केसेस कर दिए हैं चाइना के ऊपर। सोच सकते हैं, चाइना के ऊपर केसेस करने का मतलब है आपने सीधा पंगा ले लिया कि बेटा सीधा हो जा, वरना टेढ़ा करना हम भारतीयों को आता है, हम तो टेढ़ी घी की उंगली से घी भी निकाल लेते हैं। मतलब कि जो ढक्कन के आसपास घी लगा है हम तो उसको नहीं छोड़ते, तुम तो बहुत बड़ी चीज हो। सर थैंक यू सो मच। ये जो मोदी जी ने कमाल किया है, इसको डिस्कस करके जो मुझे आपके साथ मज़ा आता है मैं बता नहीं सकता हूँ, बिकॉज वी बोथ वी थिंक अलाइक।
एंड वी प्रेजेंट द थिंग्स द वे दे आर, कोई सेंसेशन नहीं, कुछ नहीं। और यही चीज़ है जो लोगों को पसंद भी आती है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। जय सिया राम। जय श्री राम।